इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 हमारे अतीत, चैप्टर 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, भाग 5। ये भाग 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे दांडी मार्च। और दांडी मार्च क्या था, जिसके बारे में हम इसके नीचे लिखे हुए को पढ़कर समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू कर देते हैं। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, और पूर्ण स्वराज का जो मांग गांधी जी ने किया था वो अपने आप तो आने वाला नहीं था, क्योंकि अंग्रेज लोग देने वाले ही नहीं थे। इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे, और उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकाला। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था, और उस समय नमक पर उत्पादन और नमक को बेचना, उस व्यवसाय पर सीधा एक ही आदमी का अधिकार था, वो था सरकार, वायसराय। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है। नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। सही में बुनियादी हिस्सा है। अगर नमक नहीं हो तो स्वाद देखो खाने का कैसा हो जाएगा। सपोज करो, सोचो कि जिस खाने को अभी आप खा रहे हो उसमें नमक ना हो तो कैसा लगेगा। वैसा ही लगता था जब नमक कर अदा करना पड़ता था। आज भी हम जीएसटी देते हैं, 18% जीएसटी देते ही हैं। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया, और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। जैसे में नमक सत्याग्रह स्वतंत्रता का जो व्यापक चाह था, वो लोगों के खास शिकायत, जो कुछ कुछ दैनिक शिकायत होती थी, उससे जोड़ दिया गया सत्याग्रह को। इसके वजह से ना ही अमीरों और ना ही गरीबों में मतभेद हुआ, और राष्ट्र आंदोलन के लिए, राष्ट्र संशोधन के लिए और राष्ट्र को आजाद कराने के लिए सब लोग बढ़ चढ़ कर साथ देते गए। अभी भी नमक पर हम टैक्स देते हैं, लेकिन हम नमक के प्यूरिफिकेशन को टैक्स देते हैं। ऐसे भी हम टैक्स देते हैं, 18% जीएसटी, 3 रुपया लगता है। हर नमक के पॉकेट पर 3 रुपया जीएसटी लगता है, लेकिन 22 रुपया जो लगता है वो नमक के प्योर करने में लगता है, उसका मैन्युफैक्चर करने में। क्योंकि जो समुद्री नमक होता है, उसी नमक को हम लोग क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्री में। और नहीं तो असली नमक अगर हम लोग समुद्र का लेकर खाने लगे तो हमारे गले में घेघा निकल जाएगा। वो बड़ा बड़ा मस्सा होता है ना, मस्सा लटक जाएगा। इसलिए उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है, तब हम लोग उसे सब्जी में डालकर चाव से खाते हैं। ये देखिए सत्याग्रह गांधी जी कर रहे हैं, नमक सत्याग्रह। और ये समुद्र के किनारे जाकर गुजरात में नमक को उठाएं और उसे दैनिक कार्य में इस्तेमाल किया, और नमक कानूनों का विरोध किया। गांधी जी और उनके अनुयायी, मतलब उनके साथी, साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट, और दांडी मार्च यही है, दांडी तट। तट मतलब जो समुद्री इलाका था वहां पे, वो जगह का नाम था दांडी। तो दांडी तट पैदल चलकर गए, और वहां तक 240 किलोमीटर ये पैदल चले के गए। और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानूनों का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया और बहिष्कार किया नमक कानूनों का। चित्र 12, महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानूनों की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी 6 अप्रैल 1930, और ये दांडी में जब कार्य हुआ था उस दिन था 6 अप्रैल 1930 को, जब नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया था महात्मा गांधी ने। किसके लिए? देशवासियों के लिए। किसके लिए? अपने परिवार के लिए नहीं, भारत के जनता के लिए। किसके लिए? जो महात्मा गांधी को एक देवता मानते थे, एक सन्यासी मानते थे, जो उनको अपना मसीहा मानते थे।
उनके लिए इन्होंने नमक कानून का सार्वजनिक उल्लंघन किया, चंपारण सत्याग्रह किया, उसके बाद से अहमदाबाद सत्याग्रह किया, लेबर सत्याग्रह किया, लेबर के लिए लड़ाई लड़ी। किनके लिए क्या नहीं किया, फिर भी इनको गोली मार की हत्या कर दी गई थी। अब गोली मार की हत्या क्यों किया गया था, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं कर्नाटक की अंबाबाई, और कर्नाटक की अंबाबाई महिलाएं भी उसमें शामिल थीं। राष्ट्रीय आंदोलन ने अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। अलग अलग जगह से बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, जैसे में कुछ युवा और बूढ़े लोग अकेले हो चाहे वो विवाहित हो, ग्रामीण हो या शहरी, रूढ़िवादी हो चाहे उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब आंदोलन के लिए और स्वयं के लिए यह हिस्सेदारी, यह कदम, यह पहल बहुत महत्वपूर्ण था। इसी की वजह से औरतें भी, महिलाएं भी संविधान के तरफ से अपने आप को नियुक्त किया और मतदाताओं से मत लेकर अपने पार्टी का सत्ता बहुमत से लगाया। जैसे आज भी ममता बनर्जी है, और उसके बाद से है मैं बंगाल के सीएम के नाम भूल गया हूं, और बहुत सारे महिला राष्ट्रीय नेता भी हैं, और बहुत सारे विदेश मंत्री भी महिला ही हैं। और उसके बाद से बहुत सारे स्थानीय जगह पे, जैसे में सांसद में, विधानसभा में महिलाओं का सीट आरक्षित होता है, जहां पर महिलाएं अपने मतदाताओं के मत से वे जाकर उस सीट पर बैठती हैं, और हमारे लिए, आपके लिए और लोगों के लिए, ये पहले होता था कि लोगों के लिए वो काम करते थे, लेकिन आज वो अपने लिए काम करते हैं। अगर सरकार का मुखिया सही है तो लोगों के लिए काम करेगी, अगर सरकार का मुखिया गलत है तो वो अपने लिए काम करेगी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्र संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी, और जब महिलाओं का जुड़ाव हुआ तो राष्ट्रीय आंदोलन को, राष्ट्रीय संघर्ष को बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, बहुत ज्यादा ताकत मिला। क्यों मिला? जब महिलाएं आने लगे तो पुरुषों को लगता था कि हम लोगों को चूड़ी बांधकर घर पे बैठ जाना चाहिए, चूड़ी पहनकर। महिला जा रही है राष्ट्र संघर्ष में, और हम लोग घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं? इसलिए महिलाएं गई, फिर से लड़के गए, बूढ़े गए और जवान भी गए, और बढ़ चढ़ कर राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत पहुंचाई। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया, और पुरुषों के बीच में अपना स्थान बराबर के स्तर पर लाया, मार्ग को अपना स्थापित किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था? महिलाओं के लिए सहभागिता मतलब साथ देने का क्या अर्थ था? इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई थी। 12 में शादी हुआ और 16 में विधवा हो गई। जब आज के समय में 16 के लड़कियां आज क्लास 12 में पढ़ती हैं, उस समय वो विधवा हो गई थी। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती थी।
बुनाई कताई सिखाती और प्रताप फेरियों, यहाँ पे है, प्रताप फेरियों का आयोजन करती थी। जैसे मैं बुनाई सिलाई का तो काम करवाती ही थी, प्रताप लोगों को आगे बढ़ने में किस तरह मार्ग को प्रदर्शित करना है उसको भी मार्गदर्शन देती थी, और जन संघर्ष को भी बोलती थी कि आप आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा भाषणों देती थी, भाषण देने की वजह से बहुत लोगों में उत्साह पैदा होता था, उत्पन्न होता था। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। क्योंकि वो जब भाषण देती थी, अपने आप को लोगों के सामने बयां करती थी, अपने आप को रखती थी, अपने विचारों को रखती थी, तो एक मकसद को बताती थी, एक प्रतिबद्धता दिखती थी उनके अंदर। जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी जब भाषण देते थे तो उनके अंदर राष्ट्रवाद दिखता था, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है आज भी। फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ नेशंस, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशंस ऑफ इंडिया। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जुद्दत करनी पड़ी थी, मतलब काफी मुश्किलें थी, बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ी थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे, वो भी नहीं चाहते थे कि महिला हिस्सेदारी दे। आखिरकार सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1847 तक, ये इस चैप्टर का नाम है। शायद यही जो सामने दिख रही है यही है सरोजनी नायडू। उन्होंने पानी उबाल कर भी नमक बनाया, और समुद्र के पानी को लो उबालो नमक बन गया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यवसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया। जैसे में देखो, अंग्रेजों ने क्या किया, नमक सत्याग्रह को रोकने के लिए, शांतिपूर्ण से रोकने के लिए ये लोग दमनकारी कूटनीति का इस्तेमाल किया, और जितने भी राजनेता थे उनको जेल में भरना चालू कर दिया। तो उसी समय चालू हुआ जेल भरो आंदोलन। जब जेल भरो आंदोलन हुआ तो हिंदुस्तान भर के लोग जेल में जाकर भरने लगे, किसी को थप्पड़ मार देते, किसी को कुछ भी कर देते, किसी भी अंग्रेज को, इसलिए उन्हें भी जेल भरो आंदोलन इतना हुआ कि अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था डोल गई। उनकी जो भारतीय व्यवस्था थी वो डोल गई, क्योंकि उन लोगों को खाना भी तो खिलाना था, भूखे थोड़े रख देंगे, भूखे रख देंगे तो जेलें खा जाएंगे। भारतीय जनता के समझ साझा संघर्ष के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। जैसे भारतीय जनता के साझा संघर्ष, भारतीय जनता जो संघर्ष करती थी, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। आखिरकार 1935 में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकला, जिसको प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, मतलब सारे प्रांत को जोड़ने का प्रावधान दिया गया, उसमें किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे, मतलब हर प्रांत में एक विधायक के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, और 11 प्रांत थे उसमें से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दोबारा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैया के कारण
कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे और भारत के कांग्रेस जो थे वे बाहर के युद्धों में मदद देने के लिए तैयार थे। इनके बदले वे चाहते थे कि वे युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। मतलब इस सौदा होता था कि मैं आपके लड़ाई में साथ दूंगा, लेकिन हाँ, आप वादा कीजिए बदले में आप भारत को स्वतंत्र कर दीजिएगा, आजादी दिलाइएगा। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और अंग्रेज तो भाई कट्टर थे, वो बात नहीं माने। कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया और कांग्रेसी सरकार जब उस समय थे, शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, इस्तीफा देकर चले आए, जाओ हम नहीं करेंगे। महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू, पेरिस 1931। ये देखो चित्र, ये पेरिस में है उस समय। कहां पे? पेरिस में। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। कहां पे? भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला थी जो 1925 में पहुंची थी। आज भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मुखिया थे राहुल गांधी, लेकिन उन्हें कुछ आपत्तिजनक शब्द बोलने के कारण उनको 5 सालों के लिए कि 3 सालों के लिए उनको सांसद पद से निष्कासित, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। अब वीर लखन नायक कौन थे जिनको फांसी दे दी गई? 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस ओडिशा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए थे। 19 लोग। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए, क्योंकि गोली लगती है तो उसके साथ पहले जहर भी होता था, लेकिन आज गोली से जहर निकाल दिया गया है, केवल दर्द होता है। लेकिन आज भी गोली में कुछ बारूद होते हैं जो शरीर में लग जाते हैं, जब तक वो गोली निकलेगा नहीं घाव बढ़ते जाएगा। 300 से ज्यादा घायल हुए, 1000 से ज्यादा को कोरापुट जिले के जेल में डाल दिया गया। कहां पे? कोरापुट जिले के जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया था। और जो अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले विख्यात जनजातीय नेता थे, कौन? वीर लखन नायक, उन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया था। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। मतलब उनको एक ही बात का दुख था कि स्वतंत्रता कैसे मिलता है, कब मिलता है। प्रभात मतलब उसकी सुबह, स्वतंत्रता की सुबह हम नहीं देख पाएंगे। उन्हें बस इसी एक बात का दिक्कत था। अब देखते हैं आगे बाजी मोहम्मद क्या लिखते हैं। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था, मतलब इकट्ठा किया था और उन्हें मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। वे कई बार लंबे समय तक जेल में रहे थे। चित्र 14 में दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन का एक जुलूस है। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों से ज्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। इधर जो चित्र दिख रहा है ये बोस और आईएनए का है। आईएनए के ही बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। चित्र 15 में सुभाष चंद्र बोस की चित्र दिख रही है। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस
अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे और समाजवादी की जो विचारधारा आज नेताओं में दिखता है वे सुभाष चंद्र बोस से नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने आप को समाजवादी क्यों बताते हैं? हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किया था। इंडियन नेशनल आर्मी ये वही लोग थे जो भारत से गए थे जर्मनी और फ्रांस के युद्ध जो चल रहा था, जर्मनी से और जापान से तो और ब्रिटेन से विश्व युद्ध तो था, लेकिन ब्रिटेन के लिए जो हिंदुस्तानी लोग गए थे, जो उनको हिरासत में लेकर रखा गया था, उन्हीं को लेकर हिटलर के आज्ञा से इनको अपने आप को छुड़ाया और इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन कर दिया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इस्तीफा नहीं इम्फाला और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। क्यों? आईएनए के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया था। बहुत सारे लोग, ये नहीं कि एक लोग की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दे दी थी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता को आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। अहिंसक ढंग से ही करना था, लेकिन करो और मरो सिद्धांत पे करना था। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलनों में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया और उसके बाद से सत्याग्रह के लिए आगे बढ़े, करो या मरो के सिद्धांत पे आगे बढ़े। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। समझो, 90,000 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए थे, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। किसे? ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर ही दिया लास्ट में। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुसलमान लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज की मांग की। किधर? पश्चिमोत्तर, पश्चिम और पूरब में दोनों तरफ मुसलमानों ने स्वतंत्र राज की मांग करने लगे थे, लेकिन यहाँ के नेता बोल दिए थे कि तुमको एक ही तरफ देंगे, पूरब ले लो नहीं तो पश्चिम ले लो, बीच ओच में नहीं देने वाले। बीच में वो सब हंगामा उंगामा वाला नहीं, तुम एक साइड चुनो और ले जाओ, नहीं तो बंटवारा नहीं होगा। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीपों के मुसलमानों के लिए स्वायत्तता व्यवस्था की मांग की थी, मतलब इनके लिए खुद की स्वराज्य की मांग की थी, जो बाहरी देशों से जो मुसलमान आए थे। 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए
तनाव का भी हाथ रहा होगा। और 20 और 30 के दशक में बहुत ज्यादा हाथ था इन लोगों का चुनाव में। चित्र 16 मौलाना आजाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम 1942। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और मां अरबी मुल्क की थी, मतलब मूल के थी, भाषा बोलते थे और उसी एरिया के थे। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आजाद इस्लाम के विद्वान और बहादते दिन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुसलमान एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांतों का विरोध किया और वो बोलते थे नहीं, 2 राष्ट्र नहीं, 1 राष्ट्र मिलेगा। चित्र 17 गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1944। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता राजगोपालचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। चित्र 18 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 और 1947 के दौरान आजादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नातियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायिक परिवार से थे। नातियाड गुजरात के थे। 1918 के दशक स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इधर चित्र देखो, ये गांधी जी है और ये बगल में जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना। चित्र 19 महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944। 1920 तक हिंदू मुसलमान एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुसलमान लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे और पाकिस्तान की मांग के इन्होंने पाकिस्तान का मांग कर दिया और सबसे मुख्य थे पाकिस्तान के मांग के लिए, पाकिस्तान के स्थापना के लिए तो मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। चित्र 20 पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बंबई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी के बात कर रहे जुलाई 1946। ये महात्मा गांधी से बात कर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। मतलब सामान्य निर्वाचन क्षेत्र एक सामान्य जगह दिया जाए, निर्वाचन क्षेत्र रहने का क्षेत्र जहां पे हर तरह का आरक्षण नहीं था, खास करके धार्मिक और सांप्रदायिक संरक्षण के लिए आरक्षण नहीं था। तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमि निभानी पड़ेगी। मतलब इस भूमि को छोड़कर जानी पड़ेगी क्योंकि ये अल्पसंख्यक हैं। लीग को यह भी भय था कि मुसलमान लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। ऐसे में है 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत, उस समय उत्तर प्रदेश को बोला जाता था, उसके साथ मिलकर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया, मतलब दूरी और बढ़ गया
इन लोगों के बीच में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग करने के बीच में। ये बगल में चित्र देखो, ये चित्र 21 है। खान अब्दुल्ला गफ्फार खान उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा के हिस्सा ले रहे थे। किसमें? बिहार में शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे थे मार्च 1947 में। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने हाथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी और मुस्लिम लीग को फैलाने के लिए मदद दिया कौन? सामाजिक जनाधार। 40 के दशक में शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उसी समय मुस्लिम लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना गया। उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना गया। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोर सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाव के लिए 3 सदस्य परिसंघ भारत भेजे। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे अध्ययन करने के लिए कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए अपने राजनीतिक बंदोबस्त को सुधार सकते हैं कि नहीं, उसको जांच करने के लिए एक परिसंघ भेजा, एक सदस्य भेजा, एक टीम भेजा कि जाओ तुम मालूम करके बताओ कि ये अपने आप को संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। जैसे उन लोगों का सुझाव था कि भारत विभाजित नहीं अविभाजित रहे, मतलब अलग अलग ना हो, एक में रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित कर दिया जाए। मतलब उनको एक राज्य बनाकर दे दिया जाए जिसमें उन्हीं का सत्ता चलेगा, जिसमें उन्हीं का पावर चलेगा। कांग्रेस और मुसलमान लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधान पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन मतलब यहाँ पर संभव नहीं, संभव हो गया था, अवश्यम भावी था। मतलब अब देश का विभाजन तो एकदम होना ही था, कोई रोक नहीं सकता उसको, अब होगा ही। ये मैं बता दिया, शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। हाँ, मैंने बता दिया इसको। उसके बाद से देखिए नीचे चित्र है, हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे। चित्र 22। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया भी। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत में विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी।
कई लाख लोग मारे गए, असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बन रहे थे। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ था कि भारत की शकल सूरत बदल गई, क्योंकि जो हिंदुस्तान में एक बड़ा नक्शा था उसको भी बदला गया था। उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। कब? 16 यहाँ पे कितना डेट दिया गया है, 16 अगस्त 1946, और 47 में हमारा देश ही आजाद हुआ था। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया, और जो स्वतंत्रता का जो सुख होना चाहिए था, सुख के जगह पे, उस आनंद के जगह पे विभाजन का पीड़ा हुआ और हिंसा के साथ हमारा आगमन हुआ। हमारी स्वतंत्रता मिली कब? जब हम विभाजन के पीड़ा सहते थे और जब हम अहिंसा के राह पर चलकर हम लोग हिंसा कर बैठे, हजारों लोगों को मार डाले थे। केवल हिंदू ही नहीं, केवल मुसलमान ही नहीं, दोनों जन ही पागल हो गए थे, क्योंकि पता नहीं क्या कौन सी जरूरत पड़ गई थी, कौन सा नेता कैसे भड़काया था कि इतना जनसंहार हो गया। अफ्रीका में राष्ट्रवाद घना का उदाहरण बता दो क्या? अब यहाँ पे ये खत्म हो जाता है और चैप्टर बहुत लंबा चला जाएगा, चलिए लेकिन बता देता हूँ। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रीयवाद का उदय हुआ। उनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रीयवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के तहत हुआ था। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी गई थी, या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाले सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि और खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। 1947 में घना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना, जिसे पहले उस गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कुआमे नक्रुमा की कन्वेंशंस पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का रास्ता अपनाया था। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधानसभा में आने, प्रतिनिधियों को भोजन भेजने का अधिकार दिया। हर अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको भेजने का अधिकार दिया। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभा बनाए जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य ना हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने इस चुनावों में सफलता पाई और इस तरह घना के नाम से एक नव स्वाधीनता राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और एक घना राष्ट्र का शुरुआत हुआ। उस दिन से निर्माण हो गया। फिर से यह करें, फिर से इसको सुनना है और इसके बारे में विचार करना है, फिर से याद करें। 1870 और 1880 के दशकों में
लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे? इसका जवाब दीजिए। और इसका क्वेश्चन आंसर का आप जवाब सॉल्व करके आप इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर भी आप सबमिट कर सकते हैं, आपको चेक कर लिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? चौथा है 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? आइए विचार करें। 5 नंबर, मध्यवर्गीय कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? कांग्रेस में आमूल परिवर्तन की राजनीति मध्यवर्गीय की राजनीति से किस तरह विभिन्न थी? चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए। लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे? गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? 1937 से 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ था। इसके बारे में आपको बताना है और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शंस के व्हाट्सएप नंबर पे आप सबमिट कर सकते हैं। आइए करके देखें। 10 नंबर, पता लगाएं कि आपके शहर, जिले, इलाके और राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह आयोजित किया गया, किन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और किन लोगों ने उसका नेतृत्व किया, आपके इलाके में आंदोलनों को कौन सी सफलताएं मिली। 11 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं दो सहभागियों या नेताओं के जीवन और कृतियों के बारे में और पता लगाएं तथा उनके बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखें और डिस्क्रिप्शंस में नंबर पे शेयर करें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जिसका इस अध्ययन में जिक्र नहीं आया है और इस सबको आप कंप्लीट करके डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपको चेक करके इसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, अपने नाम के साथ उस आंसर को पोस्ट करना है, पीडीएफ बनाकर पोस्ट करना है। यहाँ पर यह पार्ट खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 10। ठीक है, और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए हमारे और हमारे टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।